हमारा आदमी यानी जमशेद ठीक 1 घंटे बाद आया। हम जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। जमशेद के हाथ में एक खाते का रजिस्टर था। आते ही उसने रजिस्टर खोलकर उसमें से एक तय किया हुआ कागज निकाला। उसे खोलते हुए बोला, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला कल सुबह ही मिल गई थी। मैंने तुम्हारे टारगेट के लिए जरूरी नक्शा तैयार कर लिया है। उसने कागज चटाई पर दरम्यान में बिछा दिया। उस पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी थीं और कहीं कहीं अंग्रेजी के हुरूफ भी लिखे हुए थे। ये नक्शा पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। इस नक्शे से हमें अपने टारगेट के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। जमशेद ने नक्शे को वहीं फाड़कर उसके टुकड़े माचिस सुलगा कर जला डाले। बोला, बाकी तफसीलात तुम्हें पूना जाकर मिल जाएंगी। तुम्हें कल दिन के 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ना होगी। पूना रेलवे स्टेशन से तुम सीधे कालीकर मंदिर जाओगे। वहां मंदिर के बाहर इमली के दरख्त तले तुम्हें एक जट्टाधारी साधु मिलेगा। तुम उसे वो कोड लफ्ज़ बताओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, तुम तैयार रहना। ये कहकर उसने खाता रजिस्टर बगल में दबाया और कुछ कहे बगैर निकल गया। बाहर से उसने गोदाम मुकफ्फल कर दिया था। बाकी रात हमें उसी काल कोठरी में ही गुजारनी पड़ी। रात 1 बजे तक हम अपने मिशन और पूना वाले अपने साथी के बारे में कयास आराइयां करते रहे। हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि पूना वाला एजेंट हमारे तूफानी कमांडो अटैक के सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकेगा। वही मच्छरों से जंग करते करते आखिर हमें नींद आ गई और हम सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब जमशेद हमें जगा रहा था। वो अपने साथ एक कटरी लाया था। सबसे पहले उसने हम दोनों के सर मूंड डाले। मेरी मूछें थीं, वो भी सफा चट कर दी। अमजद के खूबसूरत बाल भी साफ कर दिए। गोदाम के कोने में ही गुस्ल खाना था। हमने बारी बारी गुस्ल किया। जमशेद ने खास तौर पर मेरी ठोड़ी पर फ्रेंच तर्ज की एक असली बालों की बनी हुई दाढ़ी को ग्लू के जरिए ऐसी पक्की तरह से चिपका दिया कि मेरे खींचने पर भी वो अपनी जगह से न हिली। कहने लगा, इसे ज्यादा जोर से खींचोगे तो ये उतरेगी नहीं, बल्कि तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हारा हुलिया तब्दील करने की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि तुम दिल्ली में सरकारी ओहदे पर फायज हो। अब जल्दी से तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। कपड़े क्या थे? 2 पुराने से पाजामे और खद्दर के कुर्ते और मुख्तलिफ रंगों की ठंडी सदरियां थी। ऐसा लिबास सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में आम पहना जाता है। जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम मराठी जबान रवानी से बोल लेते हो। अमजद सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और अंग्रेजी ही जानता है। इसे ज्यादा बोलने का मौका मत देना। उसके बाद उसने अमजद को भी हिदायत की कि वो हिंदी में ही बात करे। हमारे अपने कपड़े उसने वहीं गठरी में लपेट कर रख दिए। हमारे पास इंडियन करेंसी में कोई 300-400 के करीब रुपए थे। वो उसने हमारे पास ही रहने दिए। कहने लगा, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पूना में तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कुछ पूछना चाहा तो जमशेद ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं होता। अब जो कुछ पूछना है पूना वाले से पूछना। फिर घड़ी देखकर बोला, पूना एक्सप्रेस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से चलेगी। अभी आधा घंटा बाकी है, मगर तुम निकल जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। अमजद, तुम रास्ता जानते हो, आगे आगे रहना। हमने खद्दर की टोपियां पहन ली थी। मेरी टोपी का रंग सलेटी और अमजद की टोपी का रंग सफेद था। हम बिल्कुल महाराष्ट्र के बाशिंदे बनकर हाथों में पटसन के थैले पकड़े गोदाम से निकलकर गली में आ गए। टोप के नीचे मेरा सर मुंडा हुआ था। ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी थी। इस हुलिये में मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। हमारी पेशानियों पर 3 लकीरों वाला विष्णु का निशान लगा था। भिंडी बाजार से हम टैक्सी में बैठे और बोरी बंदर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पूना के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीदे। प्लेटफॉर्म पर आए तो सामने ट्रेन खड़ी थी। ये पूना एक्सप्रेस थी। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डिब्बे में चढ़कर चुपचाप बैठ गए। हमने भी दूसरे लोगों की तरह बीड़ियां सुलगा लीं और खामोशी से पीने लगे। मैंने मराठी जबान में अमजद से एक बात की। अमजद ने यूं ही हूं कहकर सर हिला दिया। मैं दूसरे मुसाफिर पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं भी मरहट्टा हूं। पूना तक हम अपनी जगह पर बैठे रहे। अमजद भी उस शहर से वाकिफ था। मैंने तो उस इलाके की काफी सयाहत की हुई थी। मुझे एक ही फिक्र थी कि पूना रेलवे स्टेशन पर कोई CID वाला मुझे पहचान न ले। लेकिन फिर ख्याल आया कि इस हुलिये में इतनी दूर से CID वाले मुझे मुश्किल ही से पहचान सकेंगे। ट्रेन पूना जंक्शन पर आकर रुकी तो हम भी मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गए। हमने एक रिक्शा लिया और उसे कालीकर मंदिर की तरफ चलने को कहा। कालीकर मंदिर शहर के मगरबी इलाके में वहां से 4-5 किलोमीटर के फासले पर मुज़ाफात में वाक़ था। बादल जहां भी गहरे थे, अलबत्ता बारिश नहीं हो रही थी। सड़कें गीली थीं। मंदिर के दाएं जानिब इमली का घना दरख्त था। हमें उसके नीचे एक जट्टाधारी साधु बैठा चिल्लम पीता नजर आया। जमशेद ने हमें अपना कोड वर्ड बता दिया था। अमजद और मैं दोनों उस साधु के पास जाकर बैठ गए। वहां पहले से 2 औरतें बैठी थी। जब वो उठकर चली गईं तो मैंने हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार किया और आहिस्ता से जमशेद का बताया हुआ कोड वर्ड दोहराया। जक्काधारी साधु ने चिल्लम अपने होंठों से हटाकर अलग रख दी। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। हमारी तरफ सुर्ख आंखों से घूर कर देखा और बोला, मंदिर के पीछे ताड़ के दरख्तों में एक छोटी सी सड़क जाती है, उस पर चलते जाना। आगे एक पुलिया आएगी। पुलिया से उतरकर बाएं जानिब खेतों में हो जाना। जहां खेत खत्म होंगे वहां दरख्तों के नीचे एक कोठरी मिलेगी। इस कोठरी के बाहर जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता राम नाम का जाप करते रहना। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वहीं मिलूंगा।
हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर के अकब में आकर पाम के दरख्तों वाली सड़क पर चलने लगे। आगे पुलिया आई तो बाएं जानिब खेतों में हो गए। खेत जहां खत्म हुए वहां एक छोटी सी खुली जगह में दरख्तों के नीचे खपरेल की छत वाली बोसीदा झोंपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर पानी का एक घड़ा पड़ा था। कोठरी का दरवाजा बंद था। सामने छोटा सा चबूतरा था जिस पर लोहे की सलाख पर लगा सुर्ख रंग का झंडा हवा में लहरा रहा था। मैं और अमजद चबूतरे के सामने जमीन पर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने अमजद से कहा, याद भी मुझे हमारे मिशन के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि हमारे कमांडो अटैक में मददगार साबित होगा। अमजद ने आहिस्ता से कहा, तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, खामोशी से बैठे रहो। हमें वहां आधा घंटा गुजरा होगा कि सामने से वही जट्टाधारी साधु जो हमारा साथी एजेंट था हाथ में त्रिशूल पकड़े पगडंडी पर आता दिखाई दिया। वो आते ही चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर हमें देखा और कहने लगा, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो इसी जगह पर आ जाना। तुम्हें क्या करना है मुझे सब कुछ बता दिया गया है। ये जो कुछ हो रहा था मुझे बच्चों का खेल लग रहा था। मुझे इस हकीकत का पूरा एहसास था कि मैं कमांडो अटैक का जो मिशन लेकर जहाँ आया हूँ वो बच्चों का खेल नहीं है। इसके बरक्स मेरा कश्मीरी साथी अमजद बिल्कुल मुतमईन था। वो उठने लगा तो मैंने साधु एजेंट से सवाल किया, आप लोग हमें किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर सकेंगे? ये सुनते ही जट्टाधारी साधु एजेंट के तन बदन में आग लग गई। मेरी बात को सख्ती से काट कर गुस्सीली आवाज में बोला, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हें किस जाहिल ने यहाँ भेज दिया है? आमिर ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। चलो यहाँ से आमिर। वो मुझे करीबन घसीटता हुआ खेतों की तरफ ले गया। रास्ते में उसने मुझे सख्ती से हिदायत की कि आइंदा कभी ऐसा सवाल मत पूछूं। मैं चुपका हो रहा, लेकिन दिल में एक मायूसी और बेदिली की कैफियत छाने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि ये साधु किस्म का आदमी हमारे लिए कुछ न कर सकेगा और मुमकिन है मुझे अकेले ही इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम को सर करने के लिए निकलना पड़े, जिसमें मेरी जान का चला जाना साफ दिखाई दे रहा था। अमजद मुझे लेकर वहां से करीब ही एक थर्ड क्लास किस्म के होटल में आया जहां बैठकर हमने चाय पी। फिर एक पार्क में दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को उसी होटल में जाकर चावल और दाल खाई। फिर चाय पी और पार्क में जाकर एक तरफ घास पर लेटकर बातें करने लगे। वहां कुछ और लोग भी दरख्तों के नीचे साए में लेटे हुए थे। वहां लेटना कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसीलिए अमजद मुझे वहां ले आया था। हमारे ऊपर इमली के दरख्त का साया था। उस दरख्त की शाखों और हरी भरी नोकीली छालरदार पत्तियों को देखकर मुझे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वो तारीख जंगल याद आ गए जहां सिथा के साथ मैंने कभी फरामोश न होने वाले यादगार मगर इंतहाई खतरनाक दिन गुजारे थे। मुझे सिथा बेख्तियार याद आ गई। किस कदर कयामत खेज औरत थी वो, केसरी आंखें और गले में लटकता हुआ स्याह काला सांप। मैंने आंखें बंद कर ली। पुराने दिनों के रंगीन और आतिशनाक साए मेरी बंद आंखों में लहराने लगे और मेरी बंद आंखें जलने लगीं। मैंने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली और उसके कष्ट लगाते हुए सिधा के आतिशनाक यादों में खो गया। रात बेआरामी से गुजरी थी। मुझे नींद आने लगी। अमजद ने मुझे ऊँघते हुए देखकर कहा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। जाने क्यों मैं अपने मिशन से कुछ नाउम्मीद सा हो गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश न रहा। फिर कोई मेरे शाने झंझोड़ रहा था। मैंने आंखें खोल दी। अमजद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उठो, शाम हो रही है। मैं उठकर बैठ गया। देखा कि वाकई सूरज गरूब हो चुका था और पार्क में शाम की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हम पार्क से उठकर उसी बोसीदा होटल में आए, चाय पी, बीड़ियां सुलगाकर वहीं बेंच पर बैठे बातें करने लगे। मैं महट्टी में बातें कर रहा था और अमजद हूँ हाँ कर रहा था। ये इसलिए जरूरी था कि हमारे करीब ही दो आदमी बैठे इस जबान में बातें कर रहे थे। फिर हम होटल से उठे और पार्क से गुजरते हुए रेलवे लाइन को अबूर करने के बाद एक वीरान सी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। हम वक्त गुजार रहे थे। हमें रात के अंधेरे का इंतजार था जो मगरबी उफक से उतरकर पूना शहर की इमारतों की बत्तियां रोशन करता हमारी तरफ बढ़ रहा था। बादल उसी तरह आसमान पर छाए हुए थे। जब हमारे इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया तो अमजद ने आहिस्ता से कहा, अब बीड़ी मत सुलगाना, आओ अपने आदमी के झोंपड़े में चलते हैं। मैंने कहा, अमजद मुझे इस शख्स से कुछ ज्यादा तवक्को नहीं है, बेहतर है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें। अमजद ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जट्टाधारी साधु यानी अपने एजेंट के झोंपड़े के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लगता था कि वहां कोई नहीं है। मैं झोंपड़े के करीब जाने वाला था कि अमजद ने वहीं झोंपड़े के करीब बिठा लिया और आहिस्ता से बोला, उसने हमें यहाँ बैठने को कहा था, इसी जगह खामोशी से बैठ जाते हैं। मैं अपने दिल पर जबर करके बैठ गया। मेरी दाढ़ी की वजह से ठोड़ी की जिल्द खिंच सी आई थी और हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इतने में एक साया हमारे करीब से गुजर गया और आवाज आई, मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये हमारे जट्टाधारी साधु की आवाज थी। वो आगे आगे अंधेरे में जा रहा था। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे।
हमारे दरमियान बमुश्किल 7 कदमों का फासला होगा। कश्मीरी मुजाहिद अमजद मेरे आगे चल रहा था। जट्टाधारी साधु हमें वहां से लेकर एक ढलान उतरने लगा। सामने ऊंचा नीचा सुनसान अंधेरा मैदान था। इस मैदान में आगे जाकर ईंट पत्थरों की ढेरियां जगह जगह बिखरी पड़ी थी। इन ढेरियों से गुजरे तो एक ऊंची दीवार के खंडर देखे जिनके करीब ही एक ट्रक का ढांचा पड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स हमें कहाँ लिए जा रहा है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर वो हमें लेकर टीले के नशेब में आधे गिरे हुए ऐसे दरवाजे के पास आ गया जिसकी चौखट शाही तीरों की बनी हुई थी और एक जानिब का शाही तीर नीचे को झुका हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। जटाधारी साधु एजेंट वहां रुक गया। जब हम पत्थरों के दरमियान से गुजरते उसके पास आए तो उसने हमें अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अंधेरे में दाखिल हो गया। मालूम हुआ कि ये किसी जमाने में कोई कान थी जिसमें से तांबा निकला करता था। एक मुद्दत से ये कान वीरान पड़ी थी और इधर कभी कोई नहीं आया था। शायद कान में से जितना तांबा निकल सकता था निकाला जा चुका था। हम पत्थरों में खुदी हुई मसनूई सुरंग में से गुजर रहे थे जहां फजा में हब्स था। साधु एजेंट ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन की तो मैंने देखा कि कान की दीवारों में बड़े बड़े शगाफ पड़े थे। इस मसनूई सुरंग के अंदर एक और छोटी सुरंग थी जिसमें 4 सीढ़ियां नीचे उतरती थी। इस दूसरी सुरंग में एक जगह पत्थरों को हटाकर लकड़ी के कटे हुए आधे टुकड़ों को जोड़कर एक केबिन सा बनाया गया था। जब कान चालू हालत में थी तो जहां काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी सामान रखा जाता था। इस केबिन में हमारे साधु एजेंट ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। हम इस केबिन में बैठ गए जहां खुदा जाने किस तरफ से ताज़ा हवा आ रही थी। हमारे एजेंट ने हमें यहाँ बैठकर हमारे कमांडो अटैक मिशन के टारगेट शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में एक तफसील जहन नशीन करवाई। उसने बताया कि ये बहरी तरबियत गाह बेशुमार बैरकों पर मुश्तमिल है। इन बैरकों को पहाड़ी ढलानों पर वाक़े गुंजान दरख्तों के जंगल ने घेर रखा है। उस जंगल में कई एक बरसाती नदियां हैं। ट्रेनिंग सेंटर की बैरकें यू शक्ल में हैं। उनके सामने एक परेड ग्राउंड है। ग्राउंड की एक जानिब फ्लैग पोस्ट है जहां भारत का तिरंगा और बहरिया का अपना झंडा लहराता रहता है। इस तरबियत गाह में सैकड़ों भारतीय कैडेट ज़ेर तरबियत हैं। फ्लैग पोस्ट के अकब में एक ब्लॉक की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। इस विंग से हटकर एक शफाफ झील बनी हुई है जो बहुत वसी और गहरी है। पहाड़ी आबशारों का पानी उस झील में गिरता है और जुनूब की तरफ झील में से निकलकर बांसों की जंगल में एक नदी की शक्ल में बहता रहता है। हर ब्लॉक और विंग में लाउड स्पीकर नस्ब हैं जिन पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से अहकामात सुनाए जाते हैं। हमारे एजेंट ने गंभीर आवाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के विंग के नीचे एक खुफिया तहखाने में हो रहा है जहाँ किसी गैर आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर का कोई जवान या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई अहलकार भी उस जगह नहीं जा सकता। चंद एक साइंसदान ही जहाँ मुकम्मल राजदारी से काम करते हैं। सुबह के वक्त वो आम लिबास में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के एक खुफिया लिफ्ट से उस तहखाने वाली लेबोरेटरी में जाते हैं। शाम को फिर आम कपड़ों में वहां से निकलकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनके क्वार्टर भी उसी ट्रेनिंग सेंटर के एक विंग में ही बने हुए हैं। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से ज्यादा देर बाहर रहने की भी इजाजत नहीं है। ये भारत के आला तरीन साइंसदान हैं जो इस काम को कौमी फरीजा समझ रहे हैं। उन्हें भारी तनख्वाह दी जाती है। इतनी सहूलतें मिलती हैं कि शायद भारत के सदर को भी न मिलती हों। फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस के 2 आदमी एक एक साइंसदान की हर वक्त निगरानी करते रहते हैं कि कोई उन्हें अगवा न करे या उन्हें किसी किस्म की साजिश में न उलझाए। हम खामोशी से अपने साधु एजेंट की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कह रहा था इस तहखाने में किसी अजनबी का दाखिल होना नामुमकिन है। यहाँ सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि दाखिल होने से पहले साइंसदानों का पूरा एक्सरे किया जाता है। 1 साल की भरपूर और जबरदस्त कोशिश के बाद हमें सिर्फ इतनी ही खबर हो सकी है कि तहखाने में एटमी तजुर्बागाह है और यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ एटमी हथियारों पर काम हो रहा हो। अब मैंने जबान खोली और पूछा, अगर तहखाने में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो फिर पानी की भारी मिकदार का इस्तेमाल होता होगा। क्या आप हमें इतना बता सकते हैं कि इस पानी के निकास का क्या इंतजाम है? हमारे एजेंट ने अपनी लंबी दाढ़ी को बालों से सुलझाते हुए कहा, पानी एक बहुत बड़े पाइप के जरिए तहखाने में लाया जाता है और एक वैसे ही बड़े पाइप के जरिए ट्रेनिंग सेंटर के पास जो मसनूई झील बनी है उसमें डाल दिया जाता है। मैंने पूछा कि क्या ये पाइप झील के किनारे बाहर बना हुआ है? इसके जवाब में उसने बताया कि ये पाइप झील के अंदर ही उतार दिया गया है जिसमें से पानी अंदर ही अंदर पाइप से निकलकर इस झील में शामिल हो जाता है। अब मैंने उसे और अमजद को अपना कमांडो अटैक प्लान समझाना शुरू किया। ये प्लान उसी वक्त मेरे जहन में आया था और मुझे मेरे वसी तजुर्बे ने बता दिया था कि खुफिया एटमी तजुर्बागाह में
दाखिल होने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं। मेरे प्लान को सुनकर जट्टाधारी एजेंट मेरा मुंह तकने लगा। अमजद खामोश था। उसने ज़हनी तौर पर मेरे तूफानी और बेहद खतरनाक प्लान को कबूल कर लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। जट्टाधारी एजेंट ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ते हुए कहा, इस ऑपरेशन में तुम्हारे वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने कहा, हम जान बेचकर वतन अजीज की सलामती का सौदा करने के लिए आए हैं। बरादर अजीज, हम जिंदा वापस जाने की उम्मीद लेकर नहीं आए, लेकिन वापस जरूर आएंगे। जट्टाधारी एजेंट ने एक तवील सांस भरा, फिर बोला, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझे बताओ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने वो तमाम चीजें उसे अच्छी तरह से ज़बानी याद करवा दी जिनकी हमें इस कमांडो अटैक में अशद जरूरत थी।